नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, जो आरएस प्री का आपका सिलेबस है, जो आरपीएससी ने जो आपका सिलेबस निर्धारित किया है, उसको थोड़ा सा उन्होंने क्या है कॉन्साइज किया है। तो आज की हम क्लास में क्या करेंगे कि जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, कंपटीशन एग्जाम का यही मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सिलेबस के एक पाठ्यक्रम से उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो फोकस्ड स्टडी अगर हम करेंगे तो टारगेट को जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आज मैंने इसीलिए एक क्लास आपकी इसीलिए रखी है कि पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, चाहे वो विश्व का भूगोल का हो, चाहे वो भारत के भूगोल का हो, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके समाहित हैं। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक सीधी लाइन लिख ली है कि विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताओं के बारे में बताइए या भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में क्या क्या स्थिति है। तो देखिए, भूगोल की हम बात करें तो भूगोल विषय जो है या जियोग्राफी इसको बोलते हैं, भूगोल विषय जियोग्राफी की देखिए बात करें तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसको आपको समझने के लिए, मुख्य परीक्षा में जानने के लिए, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ में आपका मानचित्र का काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन चाहे मेंस में पूछा जाए, आरएस में चाहे आईएएस में, ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो फ्रेमवर्क आपका रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको पहला पार्ट क्या ऐड करना है, उस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा आप क्या बताएं, थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में बताएं। फिर उसके बाद मुख्य बिंदु, उसके बाद उसमें लिखें मुख्य बिंदु, और साथ में आप किसका प्रयोग करें, मानचित्र का भी उपयोग करें, मैप का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। और उसके बाद निष्कर्ष जरूर दें, किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष जरूर देना पड़ता है, जिससे कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाए। जैसे सीधे सीधे आपके करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं या विश्व में इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपको सारी की सारी चीज़ों को इस फ्रेम में आपको रखना है। तो ये तो क्वेश्चंस का हम पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा में, कैसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब बात आती है प्री के अंदर। प्री के अंदर आप देखें, और इसमें हम सबसे पहले बात करें विश्व के भूगोल की, विश्व का भूगोल। तो देखिए, विश्व का भूगोल अगर यहां पर दे रखा है और विश्व के भूगोल में पहला आपका टॉपिक है, यहाँ पर केवल उन्होंने एक लाइन लिख दी है और इसमें आपके लिखा हुआ है प्रमुख भौतिक विशेषताएं। ठीक है, प्रमुख भौतिक विशेषताएं। ये आपके सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है, विश्व के भूगोल का प्रमुख भौतिक विशेषताएं। तो देखिए, भौतिक शब्द से आप समझ ले होंगे, ठीक है, भौतिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, ठीक है, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, वनस्पति है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आती है। तो इसको पढ़ने से पहले, इसमें भले ही पहला टॉपिक आपका यही लिखा हुआ है प्रमुख भौतिक विशेषता है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के बारे में जानना पड़ेगा, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और पृथ्वी के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। और जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड फिर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो पृथ्वी कोई अकेला ग्रह तो है नहीं हमारे सौरमंडल में, इसके साथ और भी ग्रह जुड़े हुए हैं, इसके साथ ये कौन सी गैलेक्सी में है,
ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम तभी समझ पाएंगे जब हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो यहाँ पर फिर बिग बैंग सिद्धांत के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध सीधा सीधा किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही इसका संबंध है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर एक सिद्धांत आ जाता है, इसको हम बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। तो थोड़ा सा महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में भी जान लेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का जनक हम किसको मानते हैं, सूर्य को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम किसके बारे में भी जानेंगे, सूर्य की विशेषताएं भी जानेंगे। और सूर्य की विशेषताएं जानेंगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ है तारे का जीवन चक्र। तो तारे के जीवन चक्र से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तारों के जीवन चक्र में आप देखेंगे कभी कभार सीधा पूछ लेते हैं कि नीला तारा किसे कहते हैं, लाल तारा या पीला तारा, या सूर्य किस प्रकार का तारा है, चंद्रशेखर सीमा से आप क्या समझते हैं, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, बौना तारा कैसे बनता है, या हम कहें ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे होती है, या तारे का जीवन चक्र कहाँ पर जाकर पूरा होता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे तारे के जीवन चक्र में। तो इस प्रकार से जब हम विश्व के भूगोल की शुरुआत करेंगे तो सिंपल सी बात है, विश्व के भूगोल में शुरुआत कहाँ से करेंगे, ब्रह्मांड से करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और कैसे इस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। फिर हम बात करेंगे भू आकृतियों के निर्माण की। तो ये बात आपके किस में आएगी, पृथ्वी के घटकों के अंदर आएगी, ठीक है। किस प्रकार से घटकों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यही भौतिक विशेषताएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, सूर्य से टूटकर अलग हुई है। 4.6 बिलियन वर्ष पहले जब सूर्य का एक टुकड़ा अलग हो गया और वो धीरे धीरे करके ठंडा होता चला गया, सूर्य का एक टुकड़ा अलग हो गया और वो धीरे धीरे करके ठंडा होता चला गया, तो जाहिर सी बात है ठंडे होने की प्रक्रिया में ऊपरी सतह कैसी हो गई, ठोस होती चली गई, और आंतरिक भाग का तापमान अभी भी क्या है, उतना का उतना ही है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आप देखेंगे इस तरह से उबड़ खाबड़ स्थिति नजर आती है, ठीक है। कहीं पर उठा हुआ भाग है और कहीं पर धसा हुआ भाग आपको दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और अलग होने के बाद इसका तापमान कम हुआ और ठंडे होने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, और कोई भी चीज़ सिकुड़ेगी तो उबड़ खाबड़ ही होगी, ठीक है। तो जहाँ पर जब पृथ्वी तेजी से ठंडी हुई वो धसे हुए भाग बन गए, और जहाँ पर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई वो उभरे हुए भाग कहलाए जाने लगे, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो धसे हुए भाग थे ये गड्ढों के रूप में आपके बने, और जो उभरे हुए भाग थे ये महाद्वीपों के रूप में दिखाई देने लगे, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अब धीरे धीरे करके पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलने लगी, और वो गैसों से क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी से जब बहुत सारी गैसें निकलने लगी तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वो गैसें इसके चारों तरफ जमा होती चली गई। तो इन गैसों की सहायता से यहाँ पर क्या बन गया, वायुमंडल का विकास हो गया। अब वायुमंडल आपका बनेगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जलवाष्प में परिवर्तित हो गए, जलवाष्प संघनित होगी तो वर्षा होगी। फिर से अब धरती इतनी गर्म थी कि वर्षा होने के बाद सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगा। तो हजारों लाखों सालों तक
ध्यान रखना, एक दिन भी आपके शहर में वर्षा हो जाती है तो सारा शहर जलमग्न दिखाई देता है। यहाँ पर हजारों लाखों वर्षों तक लगातार पानी भाप बनता रहा, फिर बारिश होती रही, फिर भाप बनता रहा, तो ये चक्र चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो धसे हुए भाग थे उनमें जल भरता चला गया और ये धसे हुए भाग क्या बन गए, ये महासागर बन गए। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जलमंडल बोल देंगे। जलमंडल बन गया, ठीक है। और उभरे हुए भाग क्या बन गए, महाद्वीप बन गए, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्थल मंडल बोल दिया। तो इस तरह से पृथ्वी के घटकों का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी के भौतिक घटकों की हम बात करें, तो घटकों की हम बात करें, पृथ्वी के घटक, तो पृथ्वी के घटकों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो आपने देख लिया। पहले क्या बन गया, स्थल मंडल बन गया, स्थल मंडल का निर्माण हो गया, उसमें जल भराव हो गया, तो इससे जल मंडल का विकास हो गया। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया, वायुमंडल का विकास हो गया, वायुमंडल। और इन तीनों मंडलों में मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है और जीवन पाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका फिर जैव मंडल कहलाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों में जो जीवन है वही आपका क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, एक तो हमने पढ़ा क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आ जाएगा, महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है। जल मंडल आपका आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। वायुमंडल, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, ठीक है, ये आ जाएगा। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो इसके अंदर वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, आपका खाद्य जाल आ जाएगा, खाद्य श्रृंखला आ जाएगी, पिरामिड आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जैव मंडल से पूछी जाती हैं। तो इस तरह से अगर आपका देखा जाए तो जो स्थल मंडल वाला भाग है, पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। और यही मुख्य परीक्षा में आपके सिलेबस में भी है, आपको उसमें साफ लिखा है महाद्वीप और महासागरों के बारे में, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर सबसे पहले बने, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाएंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। और फिर अंदर से जब आंतरिक बल काम करने लगे, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बात हम करेंगे, तो उससे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बनने लगे, फिर इन्हीं से तृतीय श्रेणी के उच्चावच बने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम उसकी भी बात करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के उच्चावचों की बात करेंगे, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, फिर स्थल भाग की। तो उच्चावच में ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, प्रथम श्रेणी उच्चावच, उसके बाद द्वितीय श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच, और उसके बाद हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी उच्चावच, तृतीय श्रेणी उच्चावच, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी उच्चावच का सीधा मतलब क्या है कि जो सबसे पहले बने, तो सबसे पहले कौन बने, महाद्वीप और महासागर का विकास हुआ। फिर पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण, प्लेट विवर्तनी घटना के कारण भूपृष्ठ पर क्या बने, पर्वत और पठार बने, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीय श्रेणी उच्चावच कहलाएगा। और उसके बाद बाह्य क्रियाओं के द्वारा, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, मैदानी भाग का निर्माण होता है, तो वो किस में आ जाता है, तृतीय श्रेणी उच्चावच के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बात करेंगे हम किसकी, स्थल मंडल की, और इस पर बनने वाले उच्चावचों की, ये हम बात कर लेंगे। उसके बाद देखिए बात करें हम जल मंडल की, तो जल मंडल के अंदर हाइड्रोस्फीयर के अंदर, या इसको हम ओशिनोग्राफी भी बोलते हैं, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान भी हम इसको पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान।
तो देखिए समुद्र विज्ञान की यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पहली तो हमको पढ़ना है यहाँ पर महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से जैसे भूपृष्ठ पर आपको उच्चावच दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से महासागरों की तली में भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं। तो महासागरीय उच्चावच के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लवणता के बारे में, लवणता सैलिनिटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समुद्र के तापमान के बारे में यहाँ पर बात होती है। इसके बाद हम बात करेंगे महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं की बात करेंगे और साथ साथ में ही फिर बात किसकी होगी, महासागरों की भी बात होगी। तो किस महासागर की क्या विशेषताएं हैं, या सीधा आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गर्त पाए जाते हैं, ट्रेंच पाए जाते हैं, उसका क्या कारण है, या अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा कटक पाए जाते हैं, तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा कटक पाए जाने के पीछे क्या कारण है। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अंदर आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओशिनोग्राफी के अंदर आप देख रहे हैं आपको क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। महासागरीय उच्चावच के बारे में जानना है, लवणता के बारे में जानना है, तापमान के बारे में जानना है, महासागरीय धाराओं के बारे में जानना है, और उसके बाद महासागरों के बारे में भी आपको जानना है कि किस महासागर में कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, कौन कौन से प्रमुख गर्त हैं, कौन कौन से प्रमुख कटक हैं, या कौन कौन सी प्रमुख जल संधियां आपकी पाई जाती है, या क्या क्या इन महासागरों की विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका किसमें आ जाएगा, समुद्र विज्ञान के अंदर। तो आप देख रहे थे टॉपिक अभी वहां पर एक ही था, भौतिक विशेषता है, लेकिन इसका विस्तार कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे थे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी के प्रमुख घटक। तो ये घटक हैं और इन घटकों में आपके कितने पॉइंट छुपे हुए हैं। तो स्थल मंडल में हम महाद्वीपों की चर्चा करेंगे, एक एक महाद्वीप पढ़ेंगे विस्तार से, सातों के सातों महाद्वीपों को। उसके बाद उच्चावच हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, किस प्रकार से पठारों का निर्माण होता है, या कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, क्या क्या इनके पठार हैं। मुख्य परीक्षा में सीधा आपका पूछा जाता है कि पर्वतों के का महत्व समझाइए। तो पर्वतों के क्या क्या महत्व हैं, पठारों के क्या क्या महत्व है, सीधा प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो जब हम डिटेल में ये सब जान लेंगे तो महत्व भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, वायुमंडल आप जानेंगे, वायुमंडल आप जानते होंगे। तो इसमें देखिए वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, सिंपल तरीके से देखा जाए वायुमंडल, और वायुमंडल में आपको 3 पार्ट से पढ़ने हैं। एक तो वायुमंडल के कार्य क्या होते हैं, दूसरा वायुमंडल का संगठन या गैसों के से मिलकर बना है तो कौन कौन सी गैसों की क्या विशेषता है, और उसके बाद वायुमंडल की संरचना। तो 3 पार्ट हम पढ़ेंगे किससे संबंधित, वायुमंडल से। और फिर हम बात करें जैव मंडल की या बायोस्फीयर की। तो जैव मंडल में हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र आपका आ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है, और इसके साथ में हम फूड चेन, फूड वेव, और उसके साथ में ही पिरामिड्स। सीधा भी पूछ लेते हैं, ये साइंस में भी टॉपिक आपका सीधा का सीधा ऐसे ही है। तो पिरामिड पूछ लेते हैं कि जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, या एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड बताइए। तो इस तरह से हम बात करेंगे किसकी, ये पार्ट आपका है। अब देखिए यहाँ पर हम पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के ये तो ऊपरी घटक हो गए, लेकिन पृथ्वी की यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी अध्ययन करेंगे।
और आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो आंतरिक बल काम करते हैं जिससे आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी में जो आंतरिक बल काम करते हैं, इन आंतरिक बलों की देखिए हम बात करें तो आंतरिक बल में दो प्रमुख घटक हमको पढ़ने हैं। एक आपका है ज्वालामुखी और दूसरा इसका पार्ट कहलाता है भूकंप। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों किस में आ जाएंगे? तो तीन पार्ट हमको इसमें और पढ़ने हैं। आंतरिक संरचना हमको पढ़नी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह की है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, या क्या क्या आंतरिक संरचना में मेन आपके कंपोनेंट पाए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आंतरिक बल की। तो आंतरिक बलों में दो बल काम करते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। तो ज्वालामुखी और भूकंप भी आपको पढ़ना है। तो ये पार्ट आपका किसका हुआ? ये प्रमुख भौतिक विशेषताएं। तो ये आपका कहलाता है प्रमुख भौतिक विशेषताओं के अंदर। तो पहला जो टॉपिक आपका दे रखा है विश्व के भूगोल में, उसके अंदर आपको इतने सारे पार्ट पढ़ने हैं, तब जाके वो टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हम प्रमुख भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें पृथ्वी के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब इसके बाद हम बात करें, अगला जो टॉपिक आपका आता है वो है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। तो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे क्या हैं उसको जान लेते हैं। तो विश्व के भूगोल का आपका दूसरा टॉपिक है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे। तो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दों की देखिए यहां पर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जब इतना ज़्यादा हमने दोहन कर दिया है पर्यावरण का, तो उसको लेकर अब बहुत सारी क्या हो गई है, समस्या पैदा हो गई है। ठीक है, तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर आजकल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है करंट के संबंध में। तो मानव ने पर्यावरण को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है कि वो अब मानव जीवन पर ही संकट आपका गहरा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, किसी भी प्राकृतिक आपदा को हम संभाल सकते हैं, आप सही कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन एक बार पर्यावरण का आपका सिस्टम, इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो उसको सुधारना हमारे मानव के बस की बात नहीं है। मानव ने अभी इतना विकास नहीं किया है कि वो पर्यावरण को या पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात आती है, तो पर्यावरणीय मुद्दों की देखिए बात करें तो इसमें सबसे पहला तो जो आपका चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, वैश्विक तापन वाला पार्ट चल रहा है। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल आपका ज्वलंत मुद्दा चल रहा है दुनिया भर में। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, क्या ग्रीन हाउस गैसों की इसमें भूमिका है, क्या इसमें ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका रहेगी। और तीसरी चीज हम जानेंगे कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके लिए क्या वैश्विक कदम सरकारों के द्वारा उठाए गए। तो एक तो ये मुद्दा इसमें आपका रहता है वैश्विक तापन वाला, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 1985 से शुरू होता है, 1987 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन क्षरण। तो ओजोन डिप्लेशन वाला टॉपिक भी आपका किसी के अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर आएगा, क्योंकि ओजोन डिप्लेशन होगा तो सिंपल सी बात है इससे भी पर्यावरण पर और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका असर पड़ेगा। और तीसरा पार्ट जो है, ठीक है, ओजोन क्षरण हम पढ़ेंगे, ये भी मानव के द्वारा ही किया गया है। और तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, वो है प्रदूषण वाला पार्ट। ठीक है, तो कौन कौन से प्रदूषक हैं और कौन कौन सा प्रदूषक किस तरह के प्रदूषण को पैदा करता है। जैसे बीमारियां पूछ लेते हैं, मिनीमाटा डिजीज किससे होता है,
इटाई इटाई किससे होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों का संबंध किससे है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों से है। तो दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दों की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वैश्विक तापन, ओजोन डिप्लेशन और इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है, प्रदूषण वाला पार्ट भी पढ़ना है। तो ये आपका इसके अंदर आ जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वन्य जीव एवं जैव विविधता। तो विश्व के भूगोल का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत के भूगोल में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा, वन्य जीव एवं जैव विविधता। जैव विविधता तो वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक है। अगर मान लीजिए पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है या अदर पॉल्यूशंस कोई भी होते हैं तो सिंपल सी बात है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, वन्य जीवों पर पड़ेगा या वहां पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा। तो इन सारे के सारे घटकों का वन्य जीवों पर या पारिस्थितिकी जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय आपके कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विश्व में इसमें हमें क्या क्या जानना है, विश्व में प्रमुख वन्य जीव क्षेत्र एवं जैव विविधता केंद्र। ठीक है, तो विश्व में कहाँ पर वन्य जीवों के लिए प्रमुख आपका विश्व में जो कदम उठाए गए उसके बारे में, और यहाँ पर कौन कौन से इन सब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। ये थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ पार्ट है क्योंकि कहाँ पर किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जो जैव विविधता से संबंधित है। ये भारत के भूगोल के साथ भी जोड़कर हम इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि भारत में भी वन्य जीव और जैव विविधता हम पढ़ेंगे और उसी का सीधा संबंध किससे है, विश्व के भूगोल के पार्ट से है। ठीक है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसका यूनेस्को का MAV प्रोग्राम है। ठीक है, इसके तहत वन्य जीवों के लिए सारी की सारी सरकारों ने कानून बनाना शुरू किया। तो भारत में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, उसके तहत क्या क्या कार्य हुए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। उसके बाद जो अगला पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के साथ भी। अगला इसमें एक पार्ट और है जिसमें आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की देखिए बात करें, अंतर्राष्ट्रीय इसमें सड़क मार्ग नहीं पूछे गए हैं, बहुत से लंबे सड़क मार्ग में जैसे कनेडियन, ट्रांस कनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है या आपका साइबेरियन है, वो नहीं पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की यहाँ पर बात की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में जैसे हम बात करें सुएज नहर, इससे प्रश्न आपका बनेगा, पनामा नहर, इससे प्रश्न आपका बन सकता है, सेंट लॉरेंस नदी जो विश्व उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है राइन नदी एटसेट्रा। तो इस तरह से जो आपके नदियां अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक जलमार्गों का निर्माण करती हैं, जो विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्गों का निर्माण करती हैं, वही आपसे पूछा जाता है। तो ये तो बात सिंपल सी हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। मैप पे हम आसानी से जान लेंगे कि क्या सुएज नहर की स्थिति है, कब इसका निर्माण हुआ, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एशिया में होता है इसी नहर की वजह से। तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग वाला पार्ट रहेगा और उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में।
तो अगला टॉपिक है इसमें विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में हम जान लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैप पर जान लेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, दक्षिणी अमेरिका में कौन से हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में के साथ साथ में जैसे तांबा के लिए दक्षिणी अमेरिका का चिली है, चुक्की की माता के लिए जाना जाता है। बोलीविया का पठार टिन के उत्पादन के लिए है, तो टिन का बहुत बड़ा भंडार है। दक्षिणी अमेरिका में ही अटाकामा मरुस्थल जो है, वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन संयंत्र है। तो ये मेन चीज़ें जान लेंगे। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या है, जैसे हम बात करें शिकागो की, या हम बात करें यहाँ पर पिट्सबर्ग की या टोरंटो की, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर जहाँ पर जो आपके औद्योगिक इकाई के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी किसे कहा जाता है, ये भी आपका पूछा जाएगा। या यूरोप में रूर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो ये मेन जो औद्योगिक केंद्र है सारे के सारे महाद्वीपों के, उसको हम जानेंगे, या कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो सीधा प्रश्न आपका पूछा जाता है प्री के तहत। ठीक है, प्री में आपका इसमें से प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारे के सारे इस तरह से पूछे जाते हैं। अब देखिए हम बात करें तो ये है आपका कौन सा, विश्व के भूगोल का पार्ट है, और विश्व के भूगोल के पार्ट को हम इस तरह से कवर करते हुए चलेंगे, ब्रह्मांड से लेकर विश्व के औद्योगिक केंद्रों तक हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए बात आती है भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में भी पहला आपका ले लेते हैं यहाँ पर भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, तो देखिए भारत के भूगोल में पहला अगर सिलेबस में आप टॉपिक देखोगे तो उसमें भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश सीधा लिखा हुआ है। भारत की प्रमुख भौतिक विशेषताएं या मुख्य भूभौतिक विभाजन। ठीक है, तो भारत की भौतिक विशेषताएं, ठीक है, और भारत का भूभौतिक विभाजन। ठीक है, तो देखिए भौतिक विशेषता और भौतिक विभाजन में अंतर है। अगर भौतिक विभाजन की केवल बात होती है तो भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है, केवल उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर भौतिक विशेषताएं यहाँ पर शामिल हो जाती हैं तो भौतिक विशेषताओं में ध्यान रखना, हमें क्या पढ़ना है, हमें जलवायु का भी अध्ययन करना है, हमें अपवाह तंत्र का भी अध्ययन करना है, हमें वहाँ की कृषि का भी अध्ययन करना है, हमें वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मिट्टियों के बारे में भी जानना है, फसलों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। तो देखिए हम बात करें अगर भौतिक विभाजन की तो पहले हम भारत का भौतिक विभाजन देखें। तो भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। फिर हम बात करेंगे उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग, मैदानी भाग के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, पश्चिमी मरुस्थल। फिर हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर तटीय मैदान, तटीय मैदान। और फिर हम बात करेंगे किसकी, द्वीपों की। तो ये आपके किस में आते हैं, भौतिक विभाजन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक विशेषताओं की बात करें
तो भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में भी बात करेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जलवायु के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीवों की हम बात करेंगे, वन्य जीव, और वहाँ पर पाई जाने वाली कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ हैं, इन मिट्टियों की भी बात करेंगे। तो ये कहलाएगा आपका क्या, भौतिक विशेषताएं। मतलब किसी भी स्थान विशेष की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो वो विशेषताओं में ही आपका एक तो भौतिक विभाजन भी आ जाएगा, उसमें वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ पर कौन कौन से अपवाह तंत्र है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये सारा का सारा भाग किस में आ जाएगा, ये सारा का सारा भाग आ जाएगा वहाँ की भौतिक विशेषताओं में। तो पहला वाला जो टॉपिक केवल एक लाइन में लिखा है, प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाजन। तो ये मुख्य भौभौतिक विभाजन है और ये यहाँ पर की इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस भौतिक विभाजन से ही संबंधित यहाँ की विशेषताएं है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की अपवाह तंत्र है, कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय पठार से, कौन सी अंतःस्थलीय नदियाँ हैं, कौन कौन सी यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के वन्यजीव हैं, जैव विविधता किस प्रकार की है, और कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये पार्ट आपका आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। फिर आप देखेंगे दूसरा पार्ट इसका सिलेबस का दूसरा भाग है, उसमें कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां। ठीक है, तो भारत के भूगोल का दूसरा पार्ट आप देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां। ठीक है, तो कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों से देखिए क्या संबंध है। तो सिंपल सी बात है, कृषि के क्या गतिविधियां हो सकती है भाई, इससे संबंधित उद्योग हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, उद्योग वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो कृषि एवं कृषि आधारित, तो इसमें आप जानेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से एग्रीकल्चर का विकास हुआ है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें भारत में उगाई जाती हैं, और उन फसलों के आधार पर उस कृषि के आधार पर कौन कौन से प्रमुख उद्योगों का विकास हुआ है। तो ये तो टॉपिक क्लियर है, इसमें कोई आपका छुपा हुआ पार्ट नहीं है। उसके बाद हमको पढ़ने हैं प्रमुख खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में भी आपको जानना है। तो अगला टॉपिक आपका इसमें आता है प्रमुख खनिज। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रमुख खनिज वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्लियर आपका तब होगा जब हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे चट्टानों के बारे में, चट्टानों का भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास। हालांकि ये टॉपिक आपका मुख्य परीक्षा में दिया गया है, मेंस में स्पष्टतः लिखा हुआ है, लेकिन प्री में नहीं लिखा है। लेकिन जब तक आप चट्टानों का भूगर्भिक इतिहास नहीं जानेंगे कि कौन सी गोंडवाना युग की चट्टान है, कौन सी धारवाड़ युग की चट्टान है, कौन सी कुड़प्पा युग की चट्टानें हैं, कहाँ पर अरावली संरचना है, कहाँ पर विंध्यन संरचना है, या इन सेल संरचनाओं में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, तो ये तभी आपका क्लियर होगा कि कोयला किस प्रकार की संरचना में, सेल संरचना में पाया जाता है, या धातु खनिज किस प्रकार की सेल संरचना में, या अधातु खनिज किस प्रकार की सेल संरचना में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक हम छोटा सा लेकर चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चट्टानों का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, तो ये भारत के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास को हम देख लेंगे तो भारत में खनिजों का वितरण समझ में आ जाएगा कि क्यों सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज या जीवाश्म ईंधन आपका इधर ही पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार में, या क्यों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क।
तो ये थोड़ा सा वितरण आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, खनिज के अंदर आपको पढ़ना है लोहा मैग्नीज। खनिजों के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रमुख खनिज आपको पढ़ने हैं? लोहा, मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, और आणविक खनिज, परमाणु ऊर्जा वाला पार्ट, आणविक खनिज। तो ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी लिख लें यहाँ पर, प्राकृतिक गैस। तो ये प्रमुख खनिजों का अध्ययन हम करेंगे। सिंपल है, लोहा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसमें सारे के सारे खनिज आपको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर बॉक्साइट नहीं दे रखा है तो बॉक्साइट को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको करवाऊंगा पूरा ही, तो उसको इस हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और अगला टॉपिक आपका आता है। अगला एक और प्रश्न आपका है औद्योगिक, भारत में प्रमुख उद्योग और उनका औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है भारत में प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, ठीक है। तो भारत के प्रमुख उद्योग और उनके औद्योगिक विकास की देखिए बात करें तो उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां, ये आपका आता है बदलती प्रवृत्तियां। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में किस तरह से औद्योगिक विकास हुआ है और स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार का औद्योगिक विकास हुआ है। तो कौन से कृषि आधारित उद्योग हैं ये तो हम पढ़ेंगे ही, कौन से खनिज आधारित है, कौन से वन आधारित है, कौन से पशु आधारित है, ठीक है, और क्या ऑटोमोबाइल उद्योग है। तो ये या कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? उद्योग के अंदर आ जाएगा। प्रमुख उद्योग और इनका औद्योगिक विकास हम इस तरह से पढ़ लेंगे किस किस प्रकार से। फिर एक और टॉपिक आपका है इसमें जिसको हम बोलते हैं परिवहन, और परिवहन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि परिवहन के बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है, कृषि क्षेत्र नहीं हो सकता है। तो परिवहन में हम तीनों परिवहन की बात करेंगे, चाहे वो स्थल परिवहन हो, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो वायु परिवहन हो। तो तीनों प्रकार के परिवहन की बात करेंगे। और स्थल परिवहन में जो आपका सड़क परिवहन है इसका अलग तरीके से नामांकन किया गया है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि नए तरीके से किस प्रकार से सड़कों का नामांकन किया गया है। तो सड़क परिवहन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी आपका है। और इसको करंट से जोड़कर भी थोड़ा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं सड़कों पर ध्यान दिए जाने के लिए शुरू की गई हैं, ठीक है। परिवहन हम पढ़ लेंगे, मुख्य कौन कौन से परिवहन मार्ग हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जल है, वायु है, वनस्पति है, ये सब किस में आ जाएगा? प्राकृतिक संसाधन के अंदर आ जाएगा। तो ये पार्ट आपका किससे संबंधित है? प्राकृतिक संसाधन। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है और सिंपल पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपको समझकर यहाँ पर चलना है। और उसके बाद वही सेम टॉपिक जो विश्व के भूगोल से था, इसको हम लेकर चलेंगे पर्यावरणीय समस्या एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। तो पर्यावरणीय समस्याएं और पारिस्थितिकी मुद्दे कोई एक देश की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण पृथ्वी की समस्या है। तो जब हम विश्व के भूगोल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके साथ ही हम भारत के भूगोल में का भी ये पार्ट भी साथ में ही कवर आपका हो जाएगा।
इसको हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र कोई एक देश का तंत्र नहीं होता है, उसमें संपूर्ण पर्यावरण आपका शामिल रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट है पर्यावरणीय समस्या एवं पारिस्थितिकी मुद्दे वाला, ठीक है, पर्यावरणीय समस्या एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, पर्यावरणीय समस्याएं एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्या है, विश्व के भूगोल के साथ में हम इसको कवर करवाएंगे। इसको भारत के भूगोल के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम विश्व का पढ़ेंगे तो अपने आप में ये भारत से भी जोड़कर इसको पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि ये जो सिलेबस आपका डिस्कशन किया गया है इसको आप किस तरह से करें। तो पहले तो ध्यान रखें, कोशिश करें 6 से 8 तक की NCERT का अध्ययन करें। NCERT आपको अध्ययन कौन सी वाली करनी है, जो CBSE बोर्ड वाली है, ठीक है। CBSE बोर्ड वाली NCERT का आपका अध्ययन करना है। और जब हम थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के लेवल पर जाएंगे तो ध्यान रखना 9th से 12th तक की NCERT आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 9th से 12th तक की NCERT अगर आपने पढ़ ली तो भूगोल में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही प्री के अंदर और ना ही मेंस के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन यही से बनते हैं और अन्य किताब की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम मानचित्र की बात करें तो कोई भी आप एक एटलस उठा लीजिए, वो एटलस आपके लिए सफिशिएंट है, और मानचित्र भी ले लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ध्यान रखना सिलेबस रहेगा। और बेसिक से आप शुरू करें, 6वीं से एक एक चैप्टर को 2-2, 3-3 बार पढ़ें। ध्यान रखना NCERT की बुक में एक एक शब्द का मीनिंग निकलता है और उसको ठीक ढंग से आप पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 पेज का चैप्टर है और आपने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। उसके एक एक शब्द को समझिए, उसका मतलब समझिए, तब जाके क्लियर होगा। और NCERT की ये विशेषता है कि एक चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, उसको कुछ समय बाद दोबारा पढ़िए तो आपको वो अलग से दूसरी तरह की नॉलेज देगा। तिबारा पढ़िए तो आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। एक बार में कोई भी चीज़ को हम ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कम से कम किताबें पढ़िए, ज़्यादा बार पढ़िए, बार बार उन्हीं को पढ़िए। एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, आपको 10 तरीके का ज्ञान एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। लेकिन 10 किताबों को आप एक एक बार पढ़ेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखें। और क्लास के साथ साथ में आप इसके साथ और भी चीज़ें जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपके पास एक बेहतर नोट्स हो जाएंगे। अभी समय है, तैयारी करने का पूरा टाइम है, रिवीजन करने का भी टाइम है। तो इस तरह से सिलेबस को लेकर चलेंगे हम। तो आज सिलेबस पर लेकर परिचर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक से शुरू करेंगे और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के लिए, थैंक यू।